जी कोई सवाल कल का लेक्चर? डी पॉइंट कौन से वाला? रेजिडेंट इंडिविजुअल का डी पॉइंट। हाँ जी, ये पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक शख्स पाकिस्तान का शहरी हो और वो किसी दूसरे मुल्क में 182 दिन से ज़्यादा मौजूद ना हो, ठीक होगी बात, या फिर किसी दूसरे शख्स का रेजिडेंट ना हो, तो पाकिस्तानी शहरी हो, एक बात ये पूरी होनी चाहिए, और किसी दूसरे मुल्क में 182 दिन से ज़्यादा ना रहे, तो फिर वो शख्स पाकिस्तान में रेजिडेंट होगा। अच्छा, इस पॉइंट में ना थोड़ी सी ना प्रैक्टिकल एम्बिग्विटी है। प्रैक्टिकल एम्बिग्विटी क्या है, और वही एम्बिग्विटी मैंने कल एग्जांपल्स आपसे इसलिए छुड़वा दी थी। एम्बिग्विटी इस पॉइंट के अंदर ये है, लिखा हुआ है इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज। अगर एक शख्स 100 दिन एक मुल्क में रहे, 100 दिन दूसरे मुल्क में रहे, तो इसका मतलब क्या बनता है? क्या हमने अलग-अलग ममालिक में 182 डेज देखने हैं कि दोनों को कंबाइन करके 182 देखने? ये एम्बिग्विटी है इस पॉइंट के अंदर। तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल छुड़वाई थी कि जस्ट गिव मी 1 डे, तो मैं आपको ये कंफर्म करके ना एक दो प्रैक्टिशनर से तो लेट यू नो कि इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है, क्योंकि पॉइंट अभी ऐड हुआ है तो प्रैक्टिकली नहीं समझ आती। क्योंकि जब भी कोई नया लॉ ऐड होता है ना, उसमें कोई ना कोई ग्रे एरिया मौजूद होता ही होता है। हमें क्लैरिफिकेशन कहाँ से आती है? जब उस पर FBI का कोई नोटिस आता है, उस पर कोई कार्रवाई शुरू होती है, वो केस पर आगे जाके अदालतों में लगता है और फिर अदालत का फैसला आता है, तब क्लैरिटी होती है कि अच्छा इस पॉइंट का मतलब ये है, फिर वहाँ से बातें आगे शुरू होती हैं। क्योंकि ये भी नया नया पॉइंट आया और इसमें थोड़ा सा एक ग्रे एरिया है, दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। ओके, बाकी फिलहाल मेरे ख्याल में आई कैप बस ये ज़हन में रखें, आई कैप ग्रे एरियाज नहीं पूछता। आई कैप ऐसी बात आपसे नहीं करेगा, आई कैप बात करेगा ऐसी करेगा जो बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, और कोई सवाल? जी सर, ठीक ठाक है, तबीयत शबीयत ठीक है? ओके, छोटा भाई ठीक है आपका? चलें जी, वापस आ जाइए। हम टेक्स्ट ईयर पे मौजूद थे। किसी के पास हैंडआउट्स ना हो, हैंडआउट्स किसी के पास ना हो, किताब सर आपको नहीं लेनी पड़ेगी, इनकम टैक्स के लिए नहीं, सेल्स टैक्स के लिए। ओके, क्योंकि सेल टैक्स में सारा कुछ ही चेंज हो गया, तितर-बितर हो गया सब कुछ, तो सेल टैक्स के लिए नई किताब लेनी पड़ेगी, इनकम टैक्स के लिए यही किताब चल जाएगी। इनकम टैक्स में बस ये है कि कुछ बेहतरी की होगी, चेंज कोई नहीं है। आप में से कोई है तो नहीं ऐसा जिसने पहले टैक्स पढ़ा हो? पढ़ा हुआ है आपने? एग्ज़ाम भी दिया हुआ है? एग्ज़ाम ये इसी टाइम में पढ़ा है कि कब पढ़ा है? एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया आपने? सर कुछ रीजंस हो गए। ओके, और पूरा टैक्स पढ़ा हुआ है कि थोड़ा बहुत पढ़ा? कितना पढ़ा हुआ है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स? मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तक शायद पढ़ा। अच्छा, बस शुरू के आपने फिर तो 10-15 लेक्चर्स लिए होंगे। जी ठीक है, ओके, चलें जी आगे चलते हैं। हम थे टैक्स ईयर पे। हैंडआउट्स मिल गए आपको? हैंडआउट्स मिल गए आपके पास? तो किताब है, किसी के पास हैंडआउट्स ना हो? सबके पास है, ओके। हम टैक्स ईयर पे मौजूद थे। कल हमने नॉर्मल टैक्स ईयर भी पढ़ लिया था, कल हमने स्पेशल टैक्स ईयर भी पढ़ लिया था, और कल हमने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर भी पढ़ लिया था। कल हमने ये बात भी देख ली थी कि अगर हम तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे तो वो क्लास ऑफ पर्सनस होते हैं, और अगर हम किसी एक बंदे को देखेंगे तो वो खाली पर्सन होता है। पर्सन ने अगर अपना टैक्स ईयर चेंज करना हो तो वो जाता है कमिश्नर के पास, और क्लास ऑफ पर्सन ने अगर अपना टैक्स ईयर चेंज करना हो तो वो जाता है बोर्ड के पास। आइए 2A के ऊपर, द बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स having a special tax year may permit through official gazette to use a normal tax year। बोर्ड क्या करेगा इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स? क्लास ऑफ पर्सन्स के केस में बोर्ड क्या करेगा? जिन लोगों का स्पेशल टैक्स ईयर है उनको परमिट, इजाजत दे देगा टू यूज अ नॉर्मल टैक्स ईयर, कि आप नॉर्मल टैक्स ईयर पे आ जाएं थ्रू ऑफिशियल गैजेट। और 2 में कहता है इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स हैविंग अ नॉर्मल टैक्स ईयर मे परमिट टू यूज अ स्पेशल टैक्स ईयर थ्रू ऑफिशियल गैजेट। तो भाई दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। पहले पॉइंट में कहता है कि अगर आप अभी स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो कर रहे हैं और आपने नॉर्मल टैक्स ईयर के ऊपर आना है तो क्लास ऑफ पर्सन्स ने बोर्ड के पास जाना है, और अगर आप अभी नॉर्मल टैक्स ईयर यूज़ कर रहे हैं और आपने नॉर्मल से स्पेशल पे जाना है तो भी आप क्लास ऑफ पर्सन्स हैं तो आपने बोर्ड के पास जाना है। तो इन दोनों सूरतों में आपको बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, और बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगा। फिर ज़ाहिर बात है, चूंकि तमाम लोगों का मामला है ना, आपने कभी बजट तकरीर सुनी है जो जून में होती है? उसमें एक बात कही जाती है कि बैंकिंग सेक्टर पे इतना टैक्स लगा दिया जाता है, बस इतनी बात वो कर देते हैं। अब ये कोई एक बैंक की बात नहीं हो रही है, क्लास ऑफ पर्सन्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि जब वो बजट छपेगा, वो
गैजेट की कॉपी निकलेगी तो उसमें लिखा होगा आज के बाद बैंक्स जो हैं वो इतने % टैक्स देंगे और सब पे बात लागू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से उसके अंदर ये बात भी लिखी होगी कि आज के बाद बैंक्स का जो टैक्स ईयर है वो मिसाल के तौर पे 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया जाता है, तो बात सब पे लागू हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो ऑफिशियल गैजेट होगा ना, वो जब छपेगा तो उसके अंदर ये बात लिखी होगी कि जी आज के बाद तमाम बैंक्स हैं उनका जो टैक्स ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया जाता है, तो वो फिर बात सब पे एप्लीकेबल होगी। तो कल को कोई पूछेगा अस्करी बैंक से कि सॉरी अस्करी नहीं बोलना, कोई और बैंक बोलना, अलाइड बैंक से, अलाइड बैंक आप टैक्स ईयर 1 जन से 31 दिसंबर क्यों यूज़ कर रहे हैं, आपके पास कोई इसकी अप्रूवल है? यार ये देखो गैजेट में लिखा हुआ है, मेरे पास कोई स्पेशल अप्रूवल तो नहीं है। हम क्लास ऑफ पर्सनस को कहा यह गया है कि आपने 1 जनवरी से 31 दिसंबर का साल यूज़ करना। ठीक होगी बात? तो ये बात है जी। कोई सवाल? अच्छा, नीचे ना कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। जो कंपनीज शुगर बनाती हैं ना, ये 1 अक्टूबर से 30 सितंबर इनका टैक्स ईयर होता है, और जो कंपनीज इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनीज हैं इनका 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। ये प्रैक्टिकली भी ऐसा ही है। ठीक है, तो आप लोग अगर आर्टिकल्स करेंगे, ऑडिट करेंगे और आपको कोई शुगर कंपनी टक्कर गई तो फिर 30 सितंबर उसका ईयर एंड होगा, आप उसका ऑडिट 30 सितंबर को कर रहे होंगे। और अगर आप कोई इंश्योरेंस या बैंक का ऑडिट करेंगे तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर उसका साल होगा, तो आप 31 दिसंबर के करीब जाएंगे उसका ऑडिट करने। ठीक होगी बात? सब क्लियर है? ओके। यार अब आप लोग इतने उदास उदास क्यों रहते हैं? परेशानी है? कोई परेशानी है? सुबह नींद नहीं पूरी होती? कितने बजे सोते हैं रात को? रूटीन बन अच्छा, रूटीन बनी थी सुबह 5 बजे सोने की। अब कितने बजे सोते हैं रात को? कितने बजे? ये देखो 1 बजे सोना, जल्दी सोना पड़ता है। और सुबह पहली क्लास कितने बजे होती है आपकी? 7:15 पे। हाँ तो ठीक है, ऐसे ही होता है फिर। 3 सब्जेक्ट है ना आपके, तो यार आपकी तो ज़िंदगी इतनी आसान है माशाल्लाह। सुबह 7:15 से दूसरी कितने बजे ख़त्म होती है क्लास? नहीं, क्लासेस कब ख़त्म होती हैं? चले 7:15 से 2 बजे फिर आप घर चले जाते हैं। घर है हॉस्टल है? घर चले जाते हैं आप। घर जाके फिर क्या करते हैं आप? सारा काम यहीं पे करके, अच्छा कितने बजे फिर घर जाते हैं? 3 बजे भाई सारा काम यहाँ पे करके कंप्लीट करके 3 बजे घर चले जाते हैं। घर जाके क्या करते हैं जी? रेस्ट। और ये रेस्ट कब ख़त्म होता है? रात 1 बजे। और रात 1 बजे इतना थक जाते हैं रेस्ट करके कि सो जाते हैं। ऐसे ही है ना? अब इससे आसान ज़िंदगी दोस्त और क्या होगी? अब अगर आप मेरी रूटीन सुनेंगे ना, आप कहेंगे कि मैं सीए ना ही बनूँ तो बेहतर है। ऐसी मेरी रूटीन है। मैं सुबह फजर से लेके रात 1 बजे तक मैं भी जागता हूँ। मेरी नींद कोई 4, साढ़े 4, 5 घंटे की है, इससे ज़्यादा नहीं है। मुझे मेरी हसरत रहेगी कि मैं कभी 7 से 8 घंटे सोया हूँ। मुझे नहीं याद मैं आखिरी दफ़ा कब 8 घंटे सोया था। ये 5-6 सुबह यहाँ पे क्लास होती है 7:30 पे, वहाँ से आगाज़ होता है जी, और 12:30 तक मैं इधर ही रहता हूँ। तो यहाँ से फिर बस एक छुट्टी जो मिलती है वो ये है कि बेटी को स्कूल से लेके घर ड्रॉप करना है, घर से खाना खाना है, फिर ये मेरा दफ्तर है। आपको पता है ना, मेरी एक फर्म भी है अपनी, वो शुरू हो जाती है। उसका फिर काम शुरू हो जाता है। वो कोई मीटिंग हो तो मीटिंग में जाना पड़ता है, काम करना हो तो काम करना पड़ता है। अब ज़ाहिर बात है वो दफ्तर है, दफ्तर के 8 घंटे तो पूरे करने ही होते हैं, तो वो रात 10 बज ही जाते हैं। और अगर अपना दफ्तर होना तो वो 8 के 10 या 12 भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लैपटॉप जो है ना, आप यकीन करें रात को 1-1:30 बजे तक खुला रहता है। और यकीन करें कभी कभी मुझे दिन में 2 दफ़ा भी चार्ज करना पड़ता है फुल। लैपटॉप आपको पता है 4-4.5 घंटे निकाल लेता है, लेकिन ये मुझे दिन में कभी 2 दफ़ा भी फुल चार्ज करना पड़ता है। फिर भी सुबह में उठता हूँ ना तो बैटरी डाउन होती है इसकी। तो ये हालात भी होते हैं। तो इंतज़ार करें इस दिन का, आप पे भी आएगा। ठीक है, तो पढ़ाई सबसे आसान है, सबसे आसान काम पढ़ना है ज़िंदगी का। ये मेरे भी वालिद साहब मुझे कहते थे और मैं कहता था उनको पता ही कुछ नहीं, लेकिन आप भी यही कह रहे होंगे उनको क्या पता। लेकिन यकीन करें जब आप हमारी एज में पहुंचेंगे तो आप भी ये कहेंगे कि पढ़ना सबसे आसान काम था। वाकई में आसान काम था। एक ही टेंशन है और वो है किताबों की, और वो भी आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अभी दिल नहीं कर रहा 2 घंटे बाद पढ़ लूँगा। काम में ऐसा नहीं होता यार, काम में अभी करना है तो अभी करना है, दिल कर रहा है दिल नहीं कर रहा। और टीचिंग तो उससे भी मुश्किल काम है। रोज़ मैं सुबह सोचता हूँ कि यार आज छुट्टी कर लेता हूँ, रोज़ सोचता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार इतने लोग बैठे हैं ऐसे ही, फिर बेचारे बैठे होंगे ख्वार हो जाएंगे, चलो चलते हैं। तो तबीयत सही हो तबीयत ख़राब, अब जैसे कल की छुट्टी है, दिल बड़ा कर रहा है छुट्टी कर लूँ, लेकिन क्या करूँ मजबूरी है। तो ऐसे ही है भाई। खैर कोई बात नहीं,
गुजर ही जाना सब कुछ। कोई सवाल यहां तक? उसके बाद प्रोसीजर 3 से लेके ऑनवर्ड उसने हमें प्रोसीजर बताया हुआ है कि अगर एक शख्स ने अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना है, पर्सन की बात हो रही है, तो वो क्या तरीक़ेकार होगा। मैं आपको थोड़ा सा उर्दू में बता देता हूं, फिर हम इसकी रीडिंग करते हैं जी। एक शख्स जिसने अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना है वो कमिश्नर को व्हाट्सएप मैसेज करेगा, ब्रो हाउ आर यू, आई वांट टू चेंज माय टैक्स ईयर, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू चेंज द टैक्स ईयर। कैसे बात होगी? ऐसे कोई बात नहीं होगी। आपको बाकायदा अपने लेटर हेड के ऊपर एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी अलॉन्ग विद रीजंस। रीजंस बहुत लाजमी है। ऐसा नहीं है कि जी मेरा दिल कर रहा है तो मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जेन्युइन रीजन देनी पड़ेगी। जैसे कल हमने बात की थी कि हमारा चूंकि हेड ऑफिस जापान में है और वहां पे सारी की सारी बात होती है, तो इस तरह की रिटर्न रिक्वेस्ट जो है वो आपको देनी पड़ेगी और उसके अंदर प्रॉपर आपको रीजन देनी पड़ेगी कि क्यों आप नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे आना चाह रहे हैं। अब कमिश्नर के पास दो ही ऑप्शन है, या तो आपको इजाजत दे दे या आपको इजाजत ना दे। अगर वो आपको इजाजत दे दे तो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, लेकिन इजाजत देने के साथ वो कुछ शराइत भी लगा सकता है। वो कह सकता है कि 3 साल के लिए इजाजत है तुम्हें, या 2 साल के लिए इजाजत है, या बस इस साल के लिए इजाजत है, अगले साल तुम वापस नॉर्मल पे या वापस स्पेशल पे आ जाओगे। ऐसी बात कर सकता है। और दूसरी ऑप्शन क्या है उसके पास कि वो इनकार कर दे। लेकिन इनकार उसने एवं ही नहीं कर देना, उसने भी आगे से कोई रीजन देनी है कि क्यों वो इनकार कर रहा है। ठीक है, तो चाहे वो हां कर दे चाहे वो ना कर दे, ना करने की सूरत में उसने रीजन जरूर देनी है। इजाजत देने से पहले या इजाजत जो भी फैसला करने से पहले उसने एक दफा आपको जरूर बुलाना है और बुलाकर उसने आपसे डिस्कशन भी करनी है कि हाँ भी ठीक है, तुम्हारी एप्लीकेशन भी आ गई, तुमने रिटर्न भी सब कुछ दे दिया, जरा डिस्कस भी कर लेते हैं कि हाँ भी क्यों तुमने अपना साल चेंज कराना है, तो डिस्कशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर उसने आपको इजाजत दे दी तो कंडीशन लगा सकता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन 3 साल के बाद वैसे ही उसका दिल किया कि मैं इजाजत वापस ले लूं, तो वो इजाजत आपसे वापस भी ले सकता है किसी भी वक्त। लेकिन यह करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको पहले बुलाना पड़ेगा और बुलाकर क्या करना पड़ेगा, बुलाकर उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक वर्ड है हम पढ़ेंगे, सुनवाई का मौका देना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है जी, एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ओके, तो अब पढ़ते हैं जी। पॉइंट नंबर 3 में कहते हैं जी, अ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज अ 12 months पीरियड अदर देन अ नॉर्मल टैक्स ईयर एज स्पेशल टैक्स ईयर। एक शख्स जो है वो कमिश्नर को राइटिंग में अप्लाई कर सकता है कि उसको इजाजत दी जाए 12 महीने का पीरियड इस्तेमाल करने की, और वो 12 महीने कौन से होंगे, अदर देन अ नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा होंगे, एज अ स्पेशल टैक्स ईयर एंड कमिश्नर मे अलाउ हिम। मे अलाउ हिम का मतलब होता है उसकी मर्जी है, करना चाहे तो कर दे। द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय द कमिश्नर इफ कंडीशन मेंशन्ड इन सबसेक्शन 5 इज फुलफिल्ड। याद रखिएगा, यहां पर कमिश्नर जो भी फैसला करता है ना, उसके लिए डिसीजन का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसके लिए ऑर्डर का वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हमारे लॉज सारे ही ऐसे हैं। जज का भी फैसला नहीं होता, जज का ऑर्डर होता है। ठीक है, आप टीवी में अक्सर देखते होंगे कि अदालत ने ये फैसला कर दिया, अदालत ने ये ऑर्डर कर दिया, उसके लिए वर्ड ऑर्डर इस्तेमाल होता है। तो यहां पे भी ऑर्डर का मतलब ये है कि जो फैसला करेगा कमिश्नर वो तब करेगा अगर सबसेक्शन 5 वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो सबसेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ अभी पढ़ लेते हैं। अच्छा, 4 जो है ना वो 3 के बिल्कुल ऑपोजिट है। 3 में बात हो रही है नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर में आने की, और 4 में बात हो रही है स्पेशल से वापस नॉर्मल टैक्स ईयर में जाने की। ठीक होगी बात? तो 3 में अगर आपने नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर की रिक्वेस्ट करनी है तो वो 3 में है, और अगर आपने स्पेशल से वापस नॉर्मल में जाना है तो उसके लिए 4 है। बात समझ आ गई? ओके, आगे चलें जी। 4, a person using a special tax year may apply in writing to the commissioner to allow him to use a normal tax year and the commissioner may allow him। तो कॉपी पेस्ट है, बस वहां पे नॉर्मल से स्पेशल है, यहां पे स्पेशल से नॉर्मल है। The order will be passed by the commissioner if the condition mentioned below is fulfilled। कंडीशन 5 वाली पूरी होगी तो इजाजत मिलेगी। देखते हैं 5 में क्या लिखा हुआ है। The commissioner shall grant the permission to change the tax year from normal to special or special to normal। कमिश्नर कब इजाजत देगा? ओनली इफ द पर्सन हैज शोन अ कंपेलिंग नीड। कंपेलिंग नीड होती है अशद जरूरत, वाकई जरूरत। ओके, तो अगर आपने कोई अशद जरूरत का इजहार किया है ना, तभी आपकी बात कमिश्नर मानेगा। ये जो आप कह रहे हैं ना कि दिल चाह रहा है चेंज कर दो, ऐसी बात नहीं होगी।
द कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस वाइल गिविंग परमिशन, इजाजत देते हुए कमिश्नर चाहे तो शर्त लगा सकता है, जैसे अब्बू शर्त लगा देते हैं ना, ठीक है निकल जाओ दोस्तों के साथ लेकिन 10 बजे से पहले वापस आ जाना, तो इजाजत मिल गई लेकिन साथ कुछ कंडीशंस भी लग गई। लेकिन आप लोग तो शरीफ लोग हैं, आप लोग तो 9 बजे के बाद बाहर ही नहीं जाते। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शैल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। लें जी, ये भी मैंने आपको बताया था कि इजाज़त देने से पहले वो आपको बुलाएगा और आपको सुनवाई का मौका देगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब होता है सुनवाई का मौका देना, ठीक है। तो कमिश्नर ये फैसला तब करेगा जब वो आपको एक दफ़ा अपने दफ्तर बुला लेगा और कहेगा बैठ के मेरे साथ डिस्कस करो, रिटर्न एप्लीकेशन तो आ गई, ज़रा बताओ तो सही कि क्या माजरा है। ओके, इफ़ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, अगर आपकी दरखास्त रिजेक्ट हो गई, द कमिश्नर शैल मेंशन इन ऑर्डर द रीजंस फॉर रिजेक्शन, तो अपने फैसले में वो क्या बताएगा, वो रीजंस बताएगा, वो वजूहात बताएगा कि किस वजह से उसने इनकार किया। द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विड्रॉ द परमिशन ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर। कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि अगर उसने आपको इजाज़त दे दी तो कुछ अरसे बाद वो इजाज़त वापस भी ले सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको फिर वो बुलाएगा अपने दफ्तर और कहेगा वजह बताओ क्यों ना तुम्हें दी गई इजाज़त वापस ले ली जाए। तो फिर आप तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके या अगर आपने जवाब ही ना दिया तो परमिशन वापस ले ली जाएगी। बात समझ आती है? आपने कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती देखी हैं? देखिए, कभी भी नहीं देखी? ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल ई-ट्रॉन है आपके पास? ओके, सवाल मेरा आपसे ये है कि पेट्रोल की कीमतें वैसे आजकल तो ये रात को चोरी छुपे चेंज हो जाती हैं, नॉर्मली जो इंसानों की तरह जब चेंज होती है ना तो शाम को 5-6 बजे नोटिफिकेशन आ जाता है। ओके, ये भी आपने आज से कोई 3-4 साल पहले देखा होगा कि टीवी के नीचे एक पट्टी चलती थी कि पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। यह खबर आती थी शाम को 6 बजे और अगली पट्टी चलती थी फैसले का इतलाक रात 12 बजे होगा। इस लाइन का क्या मतलब है? फैसले का इतलाक रात 12 बजे होगा, इसका क्या मतलब है? कभी पढ़ 12 बजे के बाद उस पर अमल किया जाएगा, यानी ये कीमतें 12 बजे के बाद एप्लीकेबल हैं। ओके, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि कल हमने इस तरह की एक डायग्राम बनाई थी, ये नॉर्मल टैक्स ईयर था, ये ट्रांजिशनल था, ये स्पेशल था। अब जाहिर बात है आपने नॉर्मल से स्पेशल पे आना है तो एप्लीकेशन आप यहां पर आगे तो नहीं ना देंगे, वो तो आप यहीं पे कहीं कोशिश शुरू कर देंगे कि इससे पहले कि मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म हो मुझे अप्रूवल मिल जाए और ताकि मेरा स्पेशल टैक्स ईयर शुरू हो जाए। अब यहां पे कार्रवाई शुरू हुई, यहां पे कमिश्नर ने फैसला कर दिया कि ठीक है आपको स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी जाती है, यहां पे फैसला आ गया। अब इस फैसले का इतलाक कब से होगा? इस फैसले का इतलाक होगा यहां से। ओके, पॉइंट नंबर 8 में कहता है एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, ये जो चेंज इन टैक्स ईयर का फैसला आया है शैल टेक इफेक्ट, इसका इतलाक कब से होगा? फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर। अगर आप नॉर्मल से स्पेशल पे आ रहे हैं तो जो स्पेशल का पहला दिन होगा यहां से इस फैसले का इतलाक होगा। ओके, और अगर आप स्पेशल से आगे नॉर्मल पे आ रहे हैं तो फिर जाहिर बात है यहां कहीं आपने फैसला करवाया होगा, तो जहां से नॉर्मल टैक्स ईयर शुरू हो रहा है वहां से इस फैसले का इतलाक होगा। जी, इसका फिर टैक्स पे करेंगे। चैप्टर 15 में आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी बात अभी कर देता हूं। ये एक अलग टैक्स ईयर है, इसका टैक्स अलग पे होगा। टैक्स पे करने की तारीख क्या होगी चैप्टर 15 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका टैक्स अलग पे होगा, इसका टैक्स अलग पे होगा, इसका टैक्स अलग पे होगा, ठीक है जी। तो इतलाक कब से होगा? जब आपका चेंज्ड टैक्स ईयर, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो स्पेशल है, उसके पहले दिन से इसका इतलाक होगा। बेशक फैसला यहां पर आ जाएगा लेकिन इंप्लीमेंटेशन यहां से होगी। क्लियर होगी बात? कोई सवाल? अब्बू से इजाजत मांग रहे थे 10 बजे के बाद घर से बाहर जाने दें और वो इजाजत नहीं दे रहे, नहीं दे सकता मैं इजाजत। आप चले गए अम्मी के पास, अम्मी ये कैसे अब्बू रखे हुए हैं, ये इजाजत नहीं दे रहे बाहर जाने की। अम्मी ने भी कहा नहीं जाना तुमने बाहर। अब किधर जाएंगे आप? अब किधर जाएंगे आप? दादा अब्बू के पास। पॉइंट नंबर 11, अ पर्सन गैर मुतमईन विद एनी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर।
अगर कोई शख्स गैर मुतमईन है कमिश्नर के ऑर्डर से, वालिद साहब का फैसला पसंद नहीं आया, मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू द बोर्ड। बोर्ड कौन है? वो अम्मी है, वो बड़ी है ना, ऊपर है अम्मी है, तो वो अम्मी के पास चला जाएगा कि ये देखें मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, मेरा टैक्स ईयर चेंज करने की इजाज़त नहीं दे रहे, रिव्यू करें मेरे इस फैसले को। अम्मी ने कहा तू है ही ऐसा, तू घर पे ही रहेगा, तूने कहीं नहीं जाना। अब दादाबू, द डिसीजन बाय अम्मी शैल बी फाइनल। नहीं सर, फिर आप दादाबू दादीमा कहीं नहीं जा सकते, फिर आपने जो अम्मी का फैसला है, जो बोर्ड का फैसला है, वो खत्म ही है। दुनिया में अब आपका टैक्स ईयर कोई चेंज नहीं कर सकता। आखिरत का इंतजार करें, अल्लाह के सामने जाके फिर आप बात कीजिएगा, वो फिर आप जाने और अल्लाह जाने। ठीक है, बात समझ आ गई? दुनिया में अब आपको कोई भी ये टैक्स ईयर चेंज नहीं करवा के दे सकता। क्लियर होगी बात? टैक्स ईयर में किसी का कोई सवाल नहीं? बोलेंगे? चुप चुप रहते हैं आप लोग, परेशान परेशान रहते हैं। ये जब सेशन एंड हो रहा होगा ना, तो आप मुझे नहीं बोलने देंगे। पॉइंट 10, हाँ ओमिट हो गया होगा पॉइंट 10। हाँ भाई, छोटा भाई कैसा है? क्या नाम था छोटे भाई का? उबैदुल्ला। उबैदुल्ला अभी भी चार्ज मार खा रहा है कि नहीं? सही हो गया ना अब? बट ठीक है, वो सही हो गया कि आप सही हो गए? दोनों सही हो गए, आप भी सही हो गए। कितने साल का हो गया छोटा भाई अब? 7 साल, बड़ा हो गया काफ़ी अब। अच्छा अच्छा, चलें, अब थोड़ी सी शक्ल भी आ गई होगी, आपको भी आ गई होगी। चलें जी, पेज 3 पे आ जाएं। हमने रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह सारा कुछ पढ़ लिया था, सेक्शन 84 तक गालिबन हमने पढ़ लिया था, रेजिडेंट एओपी तक। पर्सन भी वैसे तो पढ़ लिया हुआ है, लेकिन इसकी डेफिनेशन हमने पढ़नी है अभी। जी कोई सवाल था? ओके, चलें जी आगे। पर्सन, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। यार ये घड़ी चल रही है कि रुकी हुई है? ओ यार खुदा का वास्ता, मैं कह रहा हूं मैं पढ़ाई जा रहा हूं, टाइम चल ही नहीं रहा आगे। ये तो 10:05 हो गए। ओके ठीक है यार, हद हो गई है समीर यार। अच्छा नहीं, मैं वो मुझे लग रहा है कि वो स्लो स्लो चल रही है, और मैं उस वक्त यही सोच रहा हूँ कि मैंने शायद जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं, जो टाइम जो है वो इतना हो गया। ये तो 25 मिनट आगे जा चुके हैं मैं। पर्सन, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ये तो आपको पता है, इंडिविजुअल एक फ़र्द है जी। आप हो सकते हैं इसमें कौन हो सकते हैं? आईजी पंजाब हो सकते हैं, इसमें वज़ीर आला पंजाब भी हो सकते हैं, इसमें इमरान खान साहब भी हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं? आर्मी चीफ भी हो सकते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हो सकते हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं, सब इंडिविजुअल हैं। ओके, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ठीक है, फिर कंपनी भी हो सकती है भाई, कंपनी भी हो सकती है, ये भी पर्सन है। और एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, फर्म भी हो सकती है, इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड और एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। चाहे ये कंपनी और एओपी पाकिस्तान में बनी हो या फिर पाकिस्तान से बाहर बनी हो, दोनों सूरतों में वो पर्सन ही है। क्लियर होगी बात? कंपनी बाहर भी होती है ना, जरूरी तो नहीं सिर्फ पाकिस्तान में हो। तो कंपनी जहां कहीं पे भी होगी वो पर्सन ही है, और एओपी भी जहां कहीं पे भी होगी वो भी पर्सन ही है। और क्या क्या शामिल है जी पर्सन में? द फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत, फॉरेन गवर्नमेंट, बाहर की हुकूमत, अमरीकी गवर्नमेंट, वो भी हमारे लिए एक पर्सन है। अब पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, सर अगर तो आपकी हुकूमत को डिफरेंट पॉलिटिकल धड़ों में सेग्रीगेट किया जाए, तो वो जो हर सेपरेट पार्ट है वो भी क्या है? वो भी पर्सन है। मिसाल के तौर पे जैसे आज की हमारी हुकूमत है, पता ही है आपको कौन कौन है, नाम भी नहीं याद कौन कौन है उसके अंदर। मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, JUI है, और कौन सी है? MQM है, और काफ लीग, हाँ आदि काफ लीग उधर है, आदि काफ लीग है, और वो सब 13 जमातें हैं, पता नहीं कौन सी है, नाम भी नहीं याद रहते हैं। खैर एनीवेज, तो ये जो सब जमातें हैं, हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल सब डिवीजन है गवर्नमेंट की। तो अगर बाहर की हुकूमत की भी ऐसी कोई पॉलिटिकल सब डिवीजन हो जाए, तो वो सारे भी इंडिविजुअल तौर पे पर्सन्स कहलाए जाएंगे। ठीक होगी बात? और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी एक मिसाल है। ठीक है, तो पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक पर्सन है। लेकिन आपके लिए जो टैक्सेशन है
वो इंडिविजुअल की है और एओपी की है, बाकी सब की टैक्सेशन आपके कोर्स में नहीं है, बस ये किताबों की हद तक जो लिखा हुआ है बस यही है। क्लियर होगी बात? किसी का कोई सवाल? जी, वो कौन है? आई कैप की बात करें? आई कैप यार वो तो एक ऑटोनोमस बॉडी टाइप की चीज है, और अभी हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यहां पे आपको पता लग जाएगा कि शायद वो कंपनी के उसमें आती है, तो वो पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगी, वो कंपनी के अंदर आएगी। ओके, चलें जी कंपनी पे। कंपनी मींस द फॉलोइंग, मींस लिखा है, क्या मतलब है मींस का? वो कह रहा है जो मैं कह रहा हूं ना बस यही कंपनी है, अपनी फिलॉसफी नहीं जाननी, अपनी डिक्शनरी अपने पास रखो, ये जो मैं कह रहा हूं ये है। अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट 2017 भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, इंशाल्लाह जब आप ग्रुप बी में जाएंगे तो वहां पे एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ, पता नहीं किस नाम से, इसी नाम से, तो वहां पे आप पढ़ लेंगे कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है। तो उस कानून में जो कंपनी की डेफिनेशन लिखी है हमारे लिए वही कंपनी है। अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, चंद लोग मिले और उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान में किसी भी कानून के तहत रजिस्टर करा लिया, वो भी कंपनी है, और आई कैप शायद यहां पर फॉल करेगा। ठीक है मेरे भाई। मुदारबा, व्हाट इज अ मुदारबा? जानते हैं मुदारबा को आप? जी, ये इस्लामिक मोड ऑफ बिजनेस होता है। मुदारबा में एक शख्स अपना पैसा कंट्रीब्यूट करता है और दूसरा शख्स अपनी एफर्ट्स और स्किल्स कंट्रीब्यूट करता है। यानी अगर आप लोग जो करोड़पति हैं इस वक्त, अगर आप लोग मुझे कोई 50-50 करोड़ दे दें और मैं अपनी स्किल्स इस्तेमाल करते हुए उस 50 करोड़ से कोई बिजनेस करूं और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आए वो आधा मैं रखूं और आधा आपको दूं, यह मुदारबा बन जाएगा। ओके, तो सोचिएगा ज़रा इस बारे में। नहीं, वाकई में सोचिएगा, कोई अगर आपका 50-50 करोड़ है ना तो ज़रा कंट्रीब्यूट कीजिएगा, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेस करके दूंगा आपको। ठीक है, आपको बैठे बैठाए घर बैठे मुनाफा हासिल करें। ठीक है, अच्छा खासा मुनाफा आ जाएगा आपको, बैठे बैठाए महीने की ऑडी तो आई जाएगी आपकी। पॉइंट नंबर डी, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। सर क्या कंपनी सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं कि पाकिस्तान से बाहर भी होती हैं? पाकिस्तान से बाहर भी होती हैं। जिस मुल्क की कंपनी होगी वो उस मुल्क के कानून के मुताबिक रजिस्टर हुई होगी। अब अगर इंडिया की कंपनी है तो इंडिया में भी कंपनी से रिलेटेड कोई ना कोई तो लॉ होगा ना जिसके तहत वो रजिस्टर हुई होगी। श्रीलंका में भी ऐसा कोई कानून होगा, बांग्लादेश में भी होगा, सऊदीया में भी होगा, यूके पूरी दुनिया में होगा। तो अगर तो कोई भी लोग उन्होंने अपने आप को किसी दूसरे मुल्क के कानून के तहत रजिस्टर करा लिया, और वो दूसरे मुल्क का कानून कौन सा होगा? रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, कंपनीज वाला कानून होगा, तो सर वो भी कंपनी बन जाएगी। तो सिंपल आसान अल्फाज में दूसरे मुल्क की कंपनी भी हमारे लिए कंपनी है। इस जुमले का जो इस्तिलाही मानी है वो ये है। लुग़वी मानी मैंने आपको बता दिया था कि चंद लोगों ने अगर अपने आप को किसी दूसरे मुल्क के कानून के तहत रजिस्टर करा लिया, और वो कानून कौन सा था? वो था रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, तो फिर वो भी क्या है? वो भी कंपनी है। और आसान अल्फाज में इसका मतलब यह है कि दूसरे मुल्क की कंपनी भी हमारे लिए कंपनी है। क्लियर होगी बात? चलें आगे। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। कभी इन सोसाइटीज की डेफिनेशन ना आपके कोर्स में होती थी लेकिन अब वो उड़ा दी गई हैं, तो बस ठीक है, इसको इतना याद रखें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको पता है ना, हाउसिंग सोसाइटीज, उसके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा होता है, बस इस हद तक बात ज़हन में रखें, काम चल जाएगा आपका। फाइनेंस सोसाइटी, फाइनेंशियल कोई मैटर्स होते हैं इनके, और एनी अदर सोसाइटी, किसी भी नाम से कोई भी सोसाइटी हो तो वो भी आपके लिए कंपनी है। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एनजीओ, एनजीओ क्या होता है? जो किसी के बेनिफिट के लिए। एनजीओ से बनता क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, क्या करते क्या ये लोग? लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और उनका भी प्रॉफिट इन लॉस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो क्या होता है फिर? अच्छा, समाज सेवा। ओके ठीक है, तो एनपीओ और एनजीओ एक ही बात होती है, नॉन गवर्नमेंट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि इनका मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता,
ठीक है, इनका मकसद होता है सोशल वेलफेयर। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन जो है वो इंशाल्लाह चैप्टर 5 में हम बहुत डिटेल से पढ़े होंगे। ठीक है जी। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपके किताब में नॉन प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो नॉन प्रॉफिट भी एक अदद कंपनी है, इसको भी हम कंपनी में ही कैटेगराइज करते हैं। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप पाकिस्तान में? ईदी और शौकत खानम, यस, और बिल्कुल, और वो तीन ही है पाकिस्तान में, मशहूर यही है। रेस्क्यू 1112 हो सकता है कि नहीं, पता नहीं, मुझे इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं पता, तो इस बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकता। गवर्नमेंट का इदारा है, पता नहीं अब है एनपीओ के नहीं है, देखना पड़ेगा। खैर एनीवेज आगे चलें जी। उसके बाद है जी ट्रस्ट, एन एंटिटी और बॉडी ऑफ पर्संस एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। इसकी डेफिनेशन अगली लिखी हुई है ट्रस्ट, तो वहां पे पढ़ लेते हैं अभी। ओके, वापस आए जी। दो दोस्त थे और उनका नाम था विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। दो दोस्त थे, एक का नाम था कोहली और एक का नाम था धोनी। ये दो दोस्त थे, इंडिया में रहते थे। इन्होंने सोचा कि चलो कोई ना कोई कारोबार शुरू करते हैं। इन्होंने सोचा चलो स्पोर्ट्स का सामान बेचने की ना दुकान डालते हैं इंडिया के अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दुकान डाल ली इंडिया के अंदर और वहां पे अब खेलों का सामान बेच रहे हैं। अब इन दोनों ने आपस में सोचा कि यार हम मिलकर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने आप को ना तो कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराया, ना हमने अपने आप को एओपी के तौर पर रजिस्टर कराया। यार रजिस्ट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, चलाते रहो ऐसे कारोबार, देखी जाएगी। एक दिन दोनों बैठे हुए थे, गाहक कोई नहीं आया। कोहली ने धोनी से बोला, यार तुम्हें इंडिया में कारोबार करने का मजा आ रहा है? नहीं यार, यहां पे तो कारोबार करने का मजा ही नहीं आ रहा, यार पाकिस्तान जाके दुकान खोलते। अब इन दोनों ने फैसला किया कि चलो ठीक है पाकिस्तान चलते हैं और वहां पे दुकान खोलते हैं। अब इन दोनों ने पाकिस्तान में आके तो अपनी एक दुकान खोल ली। अब पाकिस्तान में लोगों ने कहा, कोहली और धोनी ने पाकिस्तान में दुकान खोली। अब लोग दौड़ते, जो क्रिकेट नहीं भी खेलता ना, वो जाके स्पोर्ट्स का सामान जो है वो वहां पे खरीद रहा है। इनकी अच्छी सेल हो रही है, अच्छी सेल की धूमें जो है ना एफबीआर तक भी पहुंच रही। और एबीआर वालों ने कहा, अच्छा कोहली और धोनी पाकिस्तान आए हैं, चले गए इनकी दुकान पे। इनसे पूछा, हाँ भी किधर से आए हो? सर हम तो इंडिया से आए हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या इंडिया में तुमने अपने आप को एओपी के तौर पे रजिस्टर करवाया था? सर नहीं कराया था। अच्छा, मेरी नजर में तुम कंपनी हो। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने अपने आप को ना तो पाकिस्तान में किसी तरह रजिस्टर कराया, ना हमने बाहर किसी तरह से रजिस्टर कराया हुआ है, आप हमें कंपनी कैसे कह सकते हैं? हमने तो कंपनी के तौर पे बिजनेस करना ही नहीं है। नहीं, मैं जो कह रहा हूं तुम कंपनी हो। सर बदमाशी है। हाँ जी है, बस मैंने कह दिया कंपनी है तो बस कंपनी है, और ये कह के एफबीआर चला जाएगा और ये भी कंपनी बन जाएंगे। ओके, अब ये पढ़ेंगे कहानी जो है ना, ये मैंने समझाने के लिए बताई है। अ फॉरेन एसोसिएशन, क्या ये फॉरेन एसोसिएशन थी? इंडिया में थी, एसोसिएशन पार्टनर्स बन गए थे, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, रजिस्ट्रेशन करवाई हो या ना करवाई हो, इससे फर्क हमें नहीं पड़ने वाला। ओके, तो बाहर की एसोसिएशन चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, विच द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड टू बी अ कंपनी, जिसको हमारे एफबीआर ने कंपनी कह दिया। तो अगर कंपनी कह दिया तो बस ठीक है, फिर वो कंपनी है। बात समझ आती है? तो सर अगर बाहर की कोई एसोसिएशन होगी, चाहे वो बाहर के मुल्क में इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो, जिसको बोर्ड ने कह दिया कि ये कंपनी है, तो फिर सर वो भी कंपनी ही बन जाएगी। क्लियर होगी बात? कोई सवाल? अच्छा, ये बदमाशी वाला पॉइंट है, सीधी सी बात है, ये कंपनी है कोई नहीं, बस हमें जबरदस्ती इसको कंपनी बनाया हुआ बोर्ड ने। क्लियर होगी बात? कोई सवाल? अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अ लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और अ स्मॉल कंपनी। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये भी एक कंपनी है, ये तो हम उधर भी पढ़ाए थे रेजिडेंट कंपनी के अंदर। लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तानी जो बल्दियाती हुकूमतें हैं, ये भी है। और छोटी कंपनी, छोटी कंपनी की डेफिनेशन देखें, अगले सफ़े पे लिखी है कि नहीं? मेरे हाल में उड़ा दी गई है शायद, क्या लिखी हुई है?
स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन नहीं एमएल में पे उड़ा दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया, कोर्स से निकल गई होगी। चलें, खैर एनीवेज, तो स्मॉल कंपनी भी होती है जी, छोटी कंपनी एक होती है, उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, सेल इतनी हो, लोग इतने हो, वो बहरहाल अब आपके कोर्स में नहीं है तो फारिग करें उससे। क्लियर होगी बात जनाब? कंपनी पाकिस्तान में बनी हो हम्म, उसका भी कोई ना कोई एक पार्टनर पाकिस्तान में लाजमी है टैक्स के लिए। कंपनी पाकिस्तान में अगर बनी है, क्या वो पाकिस्तान में किसी कानून के तहत बनी है? तो सर फिर पार्टनर डायरेक्टर पाकिस्तान में हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? रेजिडेंट तो आप इसी बात पे बन जाएंगे या पाकिस्तान के कानून के तहत बने हुए। ओके, यही बात कल पड़ी थी ना। फिर आता है जी ट्रस्ट। देखते हैं जी ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? लुग़वी मायनी, एतबार, भरोसा, यकीन। है आप लोगों को एक दूसरे पे क्या नहीं है? अच्छा, मेरे पे है, साथ वाले पे नहीं है। ये वो बैठा है, ये भी साथ ही होता है। हम लोगों को तो इतना भरोसा नहीं है कि अगर एक शख्स गाड़ी सड़क पार करने के लिए गाड़ी में खड़ा हुआ है, दूर से आता हुआ बंदा उसको लाइटें मारता रहेगा कि सड़क क्रॉस ही ना कर लेंगे। ऐसे ही होता है ना। आप अपनी आराम से लेफ्ट लेन में जा रहे हैं, राइट वाले को आप पे इतना यकीन नहीं होगा कि आप अपनी लेन में रहेंगे, उसको लगेगा आप इधर ही आ जाएंगे, फिर भी आगे आपको जब तक ओवरटेक नहीं कर लेगा ना, हॉर्न पे हाथ ही रखेगा। तो हमको तो इतना भरोसा नहीं है, तो बहरहाल पता नहीं किधर जाना है मैंने। ये 3 लोग हैं भाई, इन 3 लोगों के क्या नाम है? नहीं, नवाज शरीफ की यार, मतलब एक नाम बदल लिया करें। ले जी, ये 3 लोग हैं, इन तीनों के पास ना बड़े ढेर सारे पैसे हैं। इसके बाद 5 लाख है, ये तो माशाल्लाह जीता है, तो इसके बाद 10 लाख है, इसने वैसे नहीं मचाई हुई है, इसके बाद 15 लाख। टोटल कितने बन गए? 30 लाख रुपए। अब ये 30 लाख रुपए हैं, इन्होंने कहा आजकल ना तो कोई पीएसएल चल रहा है, ना ही आजकल कोई सीरीज चल रही है, वेले हम बैठे हुए हैं, तो हम ना ये पैसे मिला के ना तीनों कोई कारोबार शुरू कर देते हैं। ये बाबर आजम साहब की राय थी। इन दोनों ने बोला भाई क्रिकेट खेलने के अलावा हमें कुछ आता है? और नहीं, हमें तो कुछ नहीं आता, तो क्या कारोबार करेंगे हम? ऐसे ही पैसे डबोएंगे हम, कारोबार तो करने में आता नहीं। यार बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कारोबार करना भी है, क्या किया जाए? सर मार्केट में ना एक बहुत बड़े बंदे हैं जिनका नाम भला क्या है? मियां मंशा, जाने माने बिजनेसमैन है, इनको कारोबार करना आता है। हम अपनी प्रॉब्लम लेके ना इनके पास जाते हैं। आए जी मियां मंशा साहब के पास और कहा सर जी हम कारोबार करना चाहते हैं, 30 लाख रुपया टोटल हमारे पास है। आप एक काम करें, आप ये 30 लाख रुपया जो है ना, ये हमसे लें कैश, और इस पैसे के ना आज के बाद आप ही मालिक हैं, आप इसके मालिक बन जाएं और इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें। उससे जो पैसा आएगा ना, हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो वो पैसा हम तीनों को दे दें, या अगर आप चाहें कि उसमें से आपने कुछ हिस्सा आपने भी रखना है तो आप भी रख लें। तो हम सर ये अरेंजमेंट कर लेते हैं। क्या आपको पूरा अरेंजमेंट समझ आ गया? अब ये जो पूरा अरेंजमेंट बन गया ना, जिसमें क्या हुआ, जिसमें इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, ये 30 लाख रुपया प्रॉपर्टी है ना, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का ओनर बनाया मियां मंशा साहब को। इनको फुल हौसला दिया, फुल भरोसा दिया कि सर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, किसके फायदे के लिए? या तो हम तीनों के फायदे के लिए, या फिर कुछ फायदा आप भी ले लें। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट बन गया, इसको हम बोलते हैं ट्रस्ट। ठीक है, अब अंग्रेजी पढ़ते हैं और सारी बातें देखें, लिंक होंगी। ट्रस्ट मींस एन ऑब्लिगेशन। किस पे ऑब्लिगेशन आ गई अब? मियां मंशा साहब पे। सो ट्रस्ट से मुराद एक जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी है? अटैच्ड टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। मियां मंशा साहब को जो 30 लाख रुपए का ओनर बना दिया गया, इस ओनरशिप के नतीजे में इन पे एक ऑब्लिगेशन आ गई। कैसा हुआ? ओके, एंड अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस गिवन टू एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर।
ओनर अब कौन है पैसों का? मियां मंशा साहब का। क्या इनको कॉन्फिडेंस दिया गया उन तीनों की तरफ से? क्या इस कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट किया मियां मंशा साहब ने? बिल्कुल सारी बातें पूरी हो रही हैं। और इन्होंने किस लिए किया ये सब कुछ? फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर। सर वो तीनों अनदर हैं, उनके फायदे के लिए, या फिर और ऑफ अनदर एंड द ओनर, या फिर उनके फायदे के लिए भी और साथ ही साथ अपने फायदे के लिए भी। तो ये जो अरेंजमेंट बन गया इसको बोलेंगे ट्रस्ट। सो ट्रस्ट एक ऑब्लिगेशन है जो कि प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टी की ओनरशिप के साथ अटैच है। और ये किस लिए अराइज हो रही है? क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है और ये उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं अपने और उनके फायदे के लिए, या फिर सिर्फ उनके फायदे के लिए। तो ये सारा अरेंजमेंट जो है वो ट्रस्ट है एंड इंक्लूड्स अ यूनिट ट्रस्ट। और इसके अंदर यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है। यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन आगे आ रही है। वैसे सर ये मुदारबा नहीं होगा? यार मुदारबा एक ना इस्लामिक टर्म है। इस्लामिक जो चीजें हैं ना उसके अंदर जो कन्वेंशनल चीजें होती हैं उसके सारे एलिमेंट्स वही होते हैं। अब मिसाल के तौर पे इस्लाम कहता है कि आप कर्जे के ऊपर सूद नहीं ले सकते। इन्होंने टर्म निकाल दी मुराबाहा। अब मुराबाहा इनके हिसाब से इस्लामिक टर्म है। उसमें क्या होता है? उसमें आप किसी को, अच्छा चले मैं बात समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 लाख की गाड़ी थी, 10 लाख की गाड़ी आपने खरीदनी थी, आपके पास पैसे नहीं थे। आप चले गए बैंक के पास और कहा कि भाईजान मुझे ना गाड़ी चाहिए। उसने कहा कि 1.5 लाख रुपए की ना 10 किस्तें मुझे दे देना, गाड़ी तुम्हारी। आप कहेंगे सर आप मेरे से 15 लाख ले रहे हैं, 10 लाख की गाड़ी का 15 लाख ले रहे हैं, तो ये ऊपर का 5 लाख क्या है? वो कहेगा इंटरेस्ट है। आप कहेंगे तौबा तौबा अस्तगफर, जन्नत तुम्हारी भी मेरी भी, मैं तो कभी ना ये काम करूं। फिर आप आ गए इस्लामिक बैंक के पास और कहा सर मेरे पास पैसा नहीं है, 10 लाख की गाड़ी है। उसने कहा अच्छा एक काम करो, मैं 10 लाख की गाड़ी खरीदता हूं, तो मैं 15 लाख की बेच देता हूं। आप कहेंगे सर 15 लाख, अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम है? बैंक ने 10 लाख की गाड़ी आपको 15 लाख की बेच दी, आपको क्या उसकी चीज है, जितने की मर्जी बेचे, वो 15 करोड़ की बेचे, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। उसने गाड़ी बैंक ने खरीद ली और आपको 15 लाख की बेच दी। आपने कहा मेरे पास 15 लाख नहीं है। कहेगा चलो 1.5 लाख करके 10 किस्तें दे दो, इसमें क्या है? ये आपको ठीक लगता? क्यों? लेकिन पैसे भी पैसा कमाना चाहिए। बस ये है सारा कुछ। क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? वहां पे भी 1.5 लाख की 10 किस्तें, यहां पे भी 1.5 लाख की 10 किस्तें, सारी कहानियां की है मेरे भाई। ठीक होगी बात? मैं आपको एक मिसाल और देता हूं। अब ये सिनेरियो है, ये तो आपने कहा गलत है। लेट्स अज्यूम आपने एक गाड़ी रेंट पे ली और आप 50,000 रुपया महीना उसका किराया दे रहे हैं। कोई बुराई? कोई बुराई नहीं। अब उस गाड़ी का जो मालिक था उसने कहा यार जो तुम रेंट देते हो 50,000 का, तुम ये गाड़ी खरीद ही लो। आप कहेंगे सर मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा एक काम करो, गाड़ी है 10 लाख की, 10 लाख की गाड़ी है ना, तो मैं एक काम करो, तुम लाख रुपया जो है ना वो मुझे 10 किस्तों में दे देना। तो जब तक तुम किस्तें पूरी नहीं करते, लाख रुपया गाड़ी की किस्त का देते रहो और 50,000 जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो तुम मुझे वो भी देते रहो, तो 1.5 लाख तो मुझे देते रहो। क्या फर्क है दोनों में? वो आप ठीक कहते हैं या आप गलत कहते हैं? क्यों? वो चीज एक लेकर दी है जी। चीज अपनी मर्जी कितनी मर्जी से वो डिस्ट्रीब्यूट किस्तों में भी कर सकते हैं या इकट्ठी। एक यहूदी ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अगर मैं कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं और उसके बाद मैं सिर्फ दिन की 5 नमाजें पढ़ूं और मैं कुछ और ना पढ़ूं, उसने कहा आप पे कोई गुनाह नहीं। अच्छा मैं सिर्फ रमज़ान के सिर्फ 30 रोज़े रखूं, इसके अलावा पूरा साल कोई एक्स्ट्रा रोज़ा ना रखूं, तुम पे कोई गुनाह नहीं। ज़कात सिर्फ उतनी ही दूं जितनी बनती है, इसके अलावा कोई खैरात ना करूं, तुम पे कोई गुनाह नहीं। अगर मैं हज ज़िंदगी में सिर्फ एक करूं, एक के अलावा कोई ना करूं, तुम पे कोई गुनाह नहीं। और वो ये कह के चला गया कि बस अब मैं ऐसा ही करूंगा। जब वो गया ना तो उसने सहाबा को कहा कि अगर इसने ऐसा कर लिया ना तो इसने अपना दीन पा लिया। और इसकी जो मफहूम लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था, या तफसीर जो भी आप कह लें, कि इस्लाम ना एक सिंपल मज़हब है, इसको जितना अपने ऊपर हावी करते जाएंगे ना ये आपके ऊपर ना हावी होता जाएगा। तो अगर आप चीज़ें सिंपल रखेंगे ना तो आप भी सिंपल रहेंगे। इसकी मिसाल आपको सूरह बकरा में भी मिलती है। जब एक गाय कुर्बान करने का कहा गया था तो उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए थे और एंड पे वो इतनी मुश्किल वो चीज़ हो गई थी कि उस तरह की गाय मिलना नामुमकिन था। और एंड पे ये भी था कि अगर वो शुरू में ही वो अपनी जो कह दिया गया था कि गाय ज़िबा कर दो और वो कर देते ना तो बात पूरी हो जानी थी, लेकिन उन्होंने सवाल कर करके चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी। तो सर ये हम ना कॉम्प्लिकेट कर चुके हैं इस मामले को बहुत ज़्यादा इस दुनिया के अंदर।
कि ऐसे नहीं तो ऐसे। एक चीज अगर हम कह दें यार ये सारा कुछ ही सूद है, जान छुड़ाओ, तो जिंदगी आसान। मैं आपको निगेट नहीं कर रहा, मैं जैसे आपको वैसे एक मेरे ज़हन में बात आई थी तो मैं बता रहा हूं। तो आपका सवाल था कि ये तो मुदारबा बन गया, तो मैंने आपको इस्लामिक मोड भी दिखा दिया, मैंने आपको कन्वेंशनल मोड भी दिखा दिया। सही गलत का फैसला वो मैं नहीं करना, क्योंकि मैं नेक आदमी नहीं हूं, वो तो मुफ्ती बैठे हैं, वो ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि दोनों चीज़ें हैं मुख्तलिफ, लेकिन आपको ट्रीटमेंट तो सेम नज़र आ रहा है। ट्रीटमेंट तो आपको सेम नज़र आ रहा है। तो यहां पर भी कुछ ऐसी बात है कि चीज़ें हैं मुख्तलिफ, लेकिन ट्रीटमेंट आपको सेम नज़र आ रहा है। तो कन्वेंशनल में ये ट्रस्ट बन जाएगा और इस्लामिक में ये मुदारबा बन जाएगा। तो बात आपकी दुरुस्त है, ठीक है। तो मैं असल में आपको ये समझाना चाह रहा था। हाँ, इस्लामिक में मुदारबा भी हो सकती है, ठीक है, वही एफर्ट और स्किल्स वाली बात ही। कोई सवाल? सब अच्छा है, ओके सर। क्या है आपकी? और आपकी पहली अटेम्प्ट है कैफ की? लॉ दे चुके हैं अभी, क्या लॉ देना है? अच्छा, अभी पीआरसी से, पीआरसी पास है? ये कब फरवरी में पास किया? अच्छा अच्छा, ओके। 500 अटेम्प्ट पेपर एक ही अटेम्प्ट में, एक ही अटेम्प्ट में? यार लेवल हो गया यार। आसान है पीआरसी, मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। और कैफ? अभी कैफ में कितने पेपर दे रहे हैं? 4 क्यों नहीं दे रहे? 4 देते हैं, 4 अगले में देते हैं। सीए इंटर फारग जान छुड़ाता है। क्या नाम है उनका? पूरा नाम क्या है? क्या वो आई कैप कैमरा चल रहा? सॉरी। अच्छा अच्छा, वो ना हो शायद। पूरा नाम नहीं बताया। कहाँ रहते हैं? ये भी नहीं पता। जॉब क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, ओके, थोड़ा सा आइडिया हो गया मुझे। थोड़े से तो लोग हैं हम, पता ही होता है एक दूसरे का। टोटल 12,000 13,000 सीएस बने आज तक पाकिस्तान के अंदर, पता है आपको इस बात का? इसमें से भी काफ़ी लोग ऊपर चले गए अल्लाह ताला के पास, काफ़ी लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए, काफ़ी लोग रिटायर हो गए। ले दे के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना कोई 1500 2000 ही बचे हैं। तो उनका तो पता ही होता है फिर एक दूसरे को। उसमें से एक आपके सामने बैठा हुआ, लगता नहीं है वैसे, लेकिन चले है। ओके, कोई सवाल यहां तक? यूनिट ट्रस्ट, कोई फर्क नहीं है इसमें, ट्रस्ट की एक टाइप है। बात सिर्फ इतनी सी है कि यहां पर डिफाइन कर दिया जाएगा कि मिसाल के तौर पे एक यूनिट जो है वो लेट्स अज्यूम 50,000 रुपए का है, तो इसके कितने 10 यूनिट्स हो जाएंगे, इसके 20 हो जाएंगे और इसके 30 हो जाएंगे। सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मियां मंशा साहब ने 1 लाख रुपया कमा लिया अपने बिजनेस से, तो ये लाख रुपया तीनों में किस रेशो पे डिवाइड होगा? जिसके 10 है उसको 10 के हिसाब से मिल जाएगा, जिसके 20 है उसको 20, जिसके 30 है उसको 30। और तरीका क्या होता है जी? तरीका ये होता है, तीनों को टोटल करें 60 10, ये मिल जाएगा जी बाबर आजम को, ये मिल जाएगा फखर जमान को, ये मिल जाएगा रिजवान को। तो इसका मतलब ये है कि जो इससे फायदा हो रहा है, जो इनकम आ रही है, वो इनकम तीनों में किस बेस पे डिवाइड हो रहा है? जिसके पास जितने यूनिट्स हैं उस बेस पे डिवाइड हो रहा है। तो ये वो बात कर रहे हैं जी, यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट अंडर विच द बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या है जी? उसका इंटरेस्ट 5 लाख का है, फखर जमान का 10 लाख तक का है, रिजवान का 15 लाख का है। तो ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे हमने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। सो बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स so that the rights of the beneficiaries to income / capital are determined by the number of units held, so that the rights of beneficiaries, ये तीनों beneficiaries हैं भाई। तो beneficiaries का जो हक है किसका? इनकम का, वो किस बेस पे डिटरमिन हो रहा है? बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड। तो देखिए, जो इनकम आ रही है 1 लाख, उसका जो राइट है वो उनकी यूनिट्स की बेस पे हमने डिसाइड कर दिया। और अगर कल को ये ट्रस्ट खत्म होता है तो मियां मंशा साहब 30 लाख रुपए उनको वापस करेंगे, ये उनका कैपिटल है जी। और ये कैपिटल भी तीनों पे किस बेसिस पे डिवाइड होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पे। तो सिंपल फर्क इतना है कि हम अपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर होगी बात? कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं? आगे चलें जी।
रेट ऑफ टैक्स फॉर कंपनीज, सिर्फ आपकी मालूमात के लिए, द रेट ऑफ टैक्स ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए कंपनी शैल बी डिफाइंड 29% है जी। तो कंपनी की जो इनकम होती है उस पर 29% टैक्स कंपनी ने पे करना होता है। तो बस ये बात वैसे ही लिखी हुई है, न्यूमेरिकली तो ये आपके कोर्स में है ही नहीं, तो इग्नोर करें इसे। इग्नोर करना आता है आपको कि बस होना ही आता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एओपी की डेफिनेशन, और एओपी मीन्स द फॉलोइंग, इंक्लूड्स द फॉलोइंग, तो इसका मतलब है अपनी फनकारी भी आप लगा सकते हैं। डिक्शनरी में मैंने जो एओपी का मतलब है वो तो है ही है, साथ में यही है। अ फर्म, फर्म पहले पढ़ लेते हैं जी, नीचे फर्म लिखा हुआ है। फर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मिसाल के तौर पे 3 दोस्त थे, क्या क्या नाम थे उनके, नाम चेंज करके बताएं जी। उन्हें कोई वेले लोग निकालते हैं। अहमद शहजाद, हो मैन वेरी गुड, उमर अकबल, और तीसरे जी, नहीं वो भाई भाई फिर मिक्स हो जाते हैं। सरफराज अहमद, धोखा नहीं देगा। ओके, ये 3 दोस्त हैं जी। इन तीनों दोस्तों ने कहा कि हम तो वेले हैं, बिल्कुल ही वेले हैं, कुछ पैसे पड़े हुए हैं, क्यों ना एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन कर लिया जाए। ओके जी, अब ये तीनों क्या करेंगे, इन तीनों के दरमियान एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब क्या होगा जी, तीनों डिसाइड करेंगे कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर बना लेते हैं। 8 घंटे ये बैठेगा, 8 घंटे ये बैठेगा, 8 घंटे ये बैठेगा, एग्रीमेंट हो गया। तो फर्म मींस द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। जो प्रॉफिट आएगा तीनों शेयर करेंगे। तो ये जो इनके दरमियान रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, इसको हम बोलेंगे फर्म, और अल्टीमेटली ये बन जाएगी एओपी। तो फर्म मींस द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। क्या ये बिजनेस सब मिलके कर रहे हैं? तो ठीक है। लेकिन अहमद शहजाद और सरफराज अहमद ने कहा कि सॉरी भाई, हम तो दुकान पे नहीं बैठ सकते, उमर अकमल तुम्हें ही बैठना पड़ेगा। अब ये अकेला इन सबके बिहाफ पे काम करेगा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो चाहे ये तीनों मिलके काम करें, चाहे इनमें कोई एक काम करे, दोनों सूरतों में ये रहेगी फर्म ही, और अल्टीमेटली एओपी ही कहलाई जाएगी। क्लियर होगी बात? ये जो भी आपकी ऑडिट फर्म्स है ना, जो आप ढूंढते हैं आर्टिकल्स के लिए, वो सारा यही हिसाब होता है। वहाँ पे भी 4 लोग मिलके जो है ना बिजनेस कर रहे होते हैं, और एक दूसरे के प्रॉफिट्स जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, हो सकता है काम उसमें से एक ही कर रहा हो, बाकी सारे गोल्फ खेल रहे हो, तो काम तो एक ही कर रहा है, लेकिन फिर भी वो फर्म ही रहेगी। और अगर सारे के सारे काम कर रहे हैं तो फिर भी फर्म रहेगी। ठीक मेरे भाई, सैलरीड पार्टनर्स, इस पे भी बात करेंगे। सैलरीड इज नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस, चैप्टर 12 में आपको बताऊंगा ये, और चैप्टर 8 में भी बताऊंगा आपको मैं। लेकिन जी वापस एओपी पे आ जाएं, तो एओपी में क्या क्या शामिल है? अ फर्म, फिर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये कॉन्सेप्ट ना ऑब्सोलीट हो गया है। ये कॉन्सेप्ट पहले जमानों में होता था। होता क्या था, जब पाकिस्तान बना तो बहुत से हिंदू खानदान ना पाकिस्तान में रह गए थे, और वो हिंदू खानदान जो थे ना, वो पूरे के पूरे खानदान थे, और वो लोग जो एक काम करता था, पूरा खानदान वही काम करता था। मिसाल के तौर पे अगर नाना अबू बसें चलाते हैं ना, तो नानी में भी बसें चला रही हैं, दादा भी बसें चला रहे हैं, दादी भी बसें चला रही हैं, अब्बू अम्मी बहन भाई बच्चे भतीजे भांजे भांजियाँ सारी बसें चलाई जा रहे हैं। तो इसको बोलते थे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि ये एक ऐसी हिंदू फैमिली है जो कि अभी तक डिवाइड नहीं हुई, इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। तो उसको भी लॉ ने कह दिया कि हमारी नज़र में ये भी एओपी है। पता नहीं क्यों बोल दिया, लेकिन बस बोल दिया। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट ऑब्सोलीट हो गया, अभी आपको कहीं पे भी नजर नहीं आता। एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मसनूई कानूनी लोग। आप लोगों में से कौन हाउसिंग सोसाइटीज में रहता है? मतलब किसी सोसाइटी में रहता हो। एक तो होता है ना कि आप ओपन एलडी वगैरह, गुलबर्ग, फैसल टाउन, मॉल टाउन, ये कुछ सोसाइटीज नहीं है। एक होती है सोसाइटी जो हाउसिंग सोसाइटी बनी होती है, पार्क व्यू सोसाइटी हो गई, इस तरह की सोसाइटी। कोई है जो कोई रहता हो? कोई खुद रहता हो? अच्छा, इन सोसाइटीज़ की ना एक खसूसियत होती है, आप शाम को घर में बैठे होंगे ना, तो 5 बजे ना एक बेल बजती है, और आप जाके जब दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो मोहल्ले के वेले लोग जिनको कोई सलाम करना पसंद नहीं करता, वो दरवाजे पे खड़े होते हैं, कुछ 14-15 लड़के, और वो कहते हैं सर हमने सोसाइटी की बेहतरी का ना बेड़ा उठाया। अक्सर लोग मोहल्ले में भी निकल आते हैं कि सर हम इस मोहल्ले के करता धरता हैं, कोई आपके मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई हो, हम ठीक करा के देंगे।
हम दोनों जगह पे ना बैरियर्स लगा के देंगे और वहां पे ना हम एक गार्ड बिठाएंगे। आपकी गाड़ी पे स्टिकर लगेगा और स्टिकर वाली गाड़ियों को ही अंदर आने दिया जाएगा, इसके अलावा किसी गाड़ी को नहीं आने दिया जाएगा। सड़क का ख्याल हम रखेंगे, टूटेगी तो हम मुरम्मत करा के देंगे। ऐसे लोग ना निकलते रहते हैं। अब ये लोग वेले लोग होते हैं, मसनूई से लोग होते हैं। तो लॉ मेकर कहता है कि अगर ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना और इसमें से एक अपने आप को कहेगा मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं फाइनेंस का हेड हूं, मैं फलाना सेक्रेटरी हूं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, तो हम मेरी नज़र में ये सारे भी एओपी बन जाएंगे। तो इनको भी लॉ मेकर ने ज़बरदस्ती एओपी बना दिया। तो मसनूई कानूनी लोग क्या होंगे, ये भी एओपी बन जाएंगे। ठीक होगी बात? ओके। डी के अंदर उसने बहुत बड़ा जो है ना वो झपटा मारा। एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, बाहर के किसी भी कानून के तहत जो लोग रजिस्टर हो गए वो एओपी हैं। सर ये तो मसला है। मसला कैसे है? वापस आइए ऊपर कंपनी की डेफिनेशन में और उसका डी पढ़े, क्या लिखा हुआ है? अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान। आप बाहर के किसी भी लॉ के तहत रजिस्टर हो गए तो आप बन गए कंपनी। मानते हैं इस बात को? नीचे आए एओपी पे, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, आप बाहर के किसी कानून के तहत रजिस्टर हो गए तो आप बन गए एओपी। सर ऊपर कहता है कंपनी, नीचे कहते हैं एओपी। तो अगर मैंने अपने आप को बाहर के कानून के तहत रजिस्टर करा लिया तो मैं कंपनी बनूंगा, एओपी बनूंगा? ये तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट आया, प्रॉब्लम समझ आ गई? सर इसीलिए अगर आप नीचे पढ़ें एओपी के आगे तो उसने लिखा हुआ है हाउएवर अ कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड इन एओपी। सर क्या बाहर के ममालिक में सिर्फ कंपनीज का ही कानून होगा? क्या कोई और कानून नहीं होगा? हजारों कानून होंगे जिसके तहत आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपने बाहर के कंपनी वाले कानून के तहत अपने आप को रजिस्टर करा लिया तो फिर आप ऊपर कंपनी में जाके गिरेंगे। लेकिन अगर आपने कंपनी के अलावा किसी कानून के तहत अपने आप को रजिस्टर करा लिया फिर आप नीचे एओपी में जाके गिरेंगे। बात समझ आ गई? किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? दोस्त हुक्म। क्या हुआ? हाँ हाँ, बड़े लोग अपने आप को, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत से पाकिस्तानी लोग, मेरे दोस्त अपने ऐसे हैं जिन्होंने ICAW कर लिया है, इंग्लैंड का CA कर लिया है, और उन्होंने क्या किया है, वहां पर जाके अपनी एक फर्म रजिस्टर करा लिया है। अब वहां पे जो फर्म उन्होंने रजिस्टर कराई है वो वहां के कंपनीज वाला कानून तो नहीं है, वो तो दूसरा कानून है। तो पाकिस्तान में वो कंपनी नहीं है, वो पाकिस्तान में एओपी है। तो ऐसी तो बेशुमार मिसालें, इंशाल्लाह आप भी देखिएगा जब आप CA पाकिस्तानी कर जाएंगे ना तो आपको लालच आएगा, यार एक पेपर दो तो ICAW हो जाता है, या 2 पेपर दो तो CA कनाडा हो जाता है, या 4 पेपर दो तो यार सारी करते रहते हैं। तो आप करते रहेंगे, पैसे तो आपको वैसे ही अभी भी अन्य वही है, तो वह पैसे ही देने पड़ेंगे, आपको फीस देनी पड़ेगी, वो आप पैसे दे के तो पास करते जाएंगे आप। तो ऐसे ही करते हैं लोग। ठीक है, अगले सफे पे आइए। मेंबर पार्टनरशिप फर्म, 3 लोग मिलकर अगर एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो तो इन 3 लोगों को पार्टनर्स कहा जाएगा? ऐसे ही है, पार्टनर्स ही कहा जाएगा ना। हमारे लॉ में उनके लिए पार्टनर्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, मेंबर का वर्ड इस्तेमाल होता है। ओके बस। इन रिलेशन टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स अ पार्टनर इन अ फर्म, तो जो भी फर्म का पार्टनर होगा उसको मेंबर कहा जाएगा। तो ये एक टेक्निकल वर्ड है जो कि हमारी लॉ में इस्तेमाल होता है। हम एओपी के लोगों के लिए पार्टनर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते बल्कि मेंबर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक होगी बात? कोई सवाल? सेक्शन 4 में भी आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इसके लिए मुझे आपको 2-4 बातें और बतानी है। सफ़ा नंबर 5 के ऊपर एक टेबल है टैक्स रेट्स का, ये भी मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि इसके लिए मुझे आपको कुछ और बताना है। सेक्शन 7 ये भी मैं आपको अभी नहीं बता सकता। उसकी वजह भला क्या है? उसकी वजह यह है कि इस पर बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तो 5 मिनट में क्या किया जाए? 5 मिनट में क्या पढ़ा जाए? नहीं बोलेंगे, खामोश रहते हैं आप लोग। चलें जी, यार ऐसी करें फिर 5 मिनट पहले ही आपको छुट्टी दे देते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कल क्लास आपकी बिल्कुल इसी वक्त पे होगी। आप लोगों की FR1 तो हो रही है ना सारी, और कौन से आप लोगों की कॉस्ट तो एक ही बंदा पढ़ा है, सारी पढ़े हैं कॉस्ट? कॉस्ट सारे पढ़े हैं आप? आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? FR1 की क्लास हो रही है? सबकी हो रही है?
बी लॉ की क्लास हो रही है? अच्छा, FAR 1 के लिए तो आना है ना आप लोगों ने, सब ने आना है, तो वो टेक्स्ट के लिए भी आ जाइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।